नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब आज करेंगे केतन पारिक का। केतन पारिक को सेबी ने फिर से बैन कर दिया है। उन्होंने फ्रंट रनिंग करके, शेयरों की फ्रंट रनिंग करके जो 65 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी फ्रीज कर लिए हैं। इसके अलावा उनके बैंक खाते भी फ्रीज कर लिए गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो सेबी ने अपने ऑर्डर में कही है कि केतन पारिक आदतन अपराधी है। कहा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो सेबी ने ऐसा क्यों कहा है, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो केतन पारिक की कहानी शुरू होती है अब से लगभग 25 साल पहले। 1999-2000 का दौर था। मुझे अभी भी याद है कि इकोनॉमिक टाइम्स के पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी कि नया बुल शहर में आया है, नया बिग बुल आया है। ये बिग बुल जिस शेयर पर हाथ रख देता है वो भाग जाता है। तो उससे पहले जो शेयर बाजार का बुल था वो हर्षद मेहता था, जिसकी कहानी हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं कि हर्षद मेहता को भी अंत में जेल जाना पड़ा था। और यही हाल हुआ केतन पारिक का भी। तो केतन पारिक ने उन दिनों 2000 से पहले एक तरह से डॉट कॉम बूम आया हुआ था। तो उन्होंने एक कहानी चलाई, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि मैं टीएमटी मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम, ये सेक्टर आज तो बहुत बड़े लगते हैं 25 साल बाद, लेकिन 25 साल पहले ये सेक्टर उतने बड़े नहीं थे। इनको सनराइज सेक्टर कहा जाता था कि उभरते हुए सेक्टर है। तो इन्होंने केतन ने इन शेयरों में निवेश करना शुरू किया। 10 शेयरों की एक लिस्ट बनी, K10 शेयर कहते थे उसमें, जैसे HFCL था, जी मीडिया था, इस तरह की जी टेली फिल्म्स था, माफ कीजिएगा। इस तरह के अलग-अलग शेयर्स थे जिसमें केतन पारिक का निवेश है ऐसा कहा जाता था और मीडिया में भी ये लिस्ट चल पड़ी और इन शेयरों के दाम कई सौ गुना भाग गए। 2-2 हज़ार परसेंट, 3-3 हज़ार परसेंट का इनको गेन होने लगा। लेकिन जब ये घोटाला खुला, जब ये कहानी खुली, तब ये पता चला कि इन शेयरों में सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही थी। मतलब केतन पारिक के साथी ही जो है इसमें निवेश कर रहे थे, आपस में निवेश करते थे और उसका भाव बढ़ा देते थे। भाव जब ऊपर चला जाता था तो वो बेच देते थे। तो ये स्कैम जो था, ये 2003 के आसपास पकड़ा गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी, लेकिन इसका शेयर बाजार के निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ। एक तरह से उनका भरोसा भी उठ गया कि भाई वो जो शेयर तेजी दिखा रहे थे, वो दरअसल तेजी जो थी, वो एक बनावटी तेजी थी, जो कि केतन पारिक ने चलाई थी। और केतन पारिक पर एक और आरोप उस समय लगा था कि एक जो अहमदाबाद की बैंक थी, माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, उसके भी पैसे उन्होंने शेयर बाजार में लगाए थे। उन पर केस भी चला, सजा भी हुई। तो तब ऐसा लगा था कि केतन पारिक की कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि 2003 में सेबी ने उन पे 14 साल तक ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया था कि वो या उनके कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, या जो सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वो आदतन अपराधी है, तो केतन फिर भी नहीं माने। 2013 में वो फिर से पकड़े गए किसी और कंपनी के नाम पर ट्रेडिंग करते हुए। ये 10 साल पुरानी बात हुई। लेकिन अब ताजा मामला क्या है वो समझ लीजिए। इस बार केतन पारिक ने एक नया मॉडस ऑपरेंडी ढूंढा था, अगर आप सेबी के ऑर्डर पर विश्वास करें। सिंगापुर में रोहित सालगांवकर नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके पास काम मिला था अमेरिका के एक बड़े फंड का, जो जिसको आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कह सकते हैं, एफपीआई कह सकते हैं। सेबी के ऑर्डर के मुताबिक कि जो अमेरिका का एक बड़ा फंड हाउस है, उसने रोहित सलगांवकर को ये काम दिया था कि वो भारतीय बाजार में, भारत के शेयर बाजार में उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेगा। तो रोहित ने ये काम के लिए दो कंपनियों को चुना था, मोतीलाल ओसवाल और न्यूमामा, जो कि पहले पहले जिसका नाम एडलवाइस हुआ करता था। तो इन कंपनियों के जरिए वो जो ऑर्डर अमेरिका का फंड देता था, उसको वो एग्जीक्यूट करते थे भारत के बाजार में। लेकिन इसी कहानी में एक ट्विस्ट है, या एक इसी कहानी में एंट्री होती है केतन पारिक की। आरोप यह है कि रोहित सलगांवकर, जब ऑर्डर उनको अमेरिका के फंड से मिलता था कि इस शेयर को खरीदना है या इसको बेचना है, तो वो जानकारी वो केतन पारिक को पास ऑन कर देते थे। फिर केतन पारिक क्या करते थे, उन्होंने कलकत्ता में कम से कम 12-15 ब्रोकर या इंडिविजुअल्स का एक नेटवर्क बना रखा था। तो वो जानकारी केतन पारिक इन कोलकाता के जो ब्रोकर्स थे उनको पास ऑन कर देते थे। फिर ये कलकत्ता के जो ब्रोकर्स थे, जो
उस शेयर में जिसमें बड़े फंड का ऑर्डर आने वाला है, उसमें अगर खरीदारी होनी तो पहले खरीद लेने थे, बेचना है तो पहले बेच देते थे। इस तरह से उनको जो सेबी की कानूनी भाषा में कहा जाता है कि ये जो रोहित सालगांवकर के पास जानकारी थी, ये नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। यानी ये जानकारी अमेरिकी फंड हाउस और रोहित सलगांवकर के बीच में थी, बल्कि रोहित सलगांवकर और फिर मोतीलाल ओसवाल या नुवामा के बीच में थी। लेकिन ये जो अंदर की जानकारी थी वो केतन पारीख को रोहित ने दे दी और केतन पारीख ने कोलकाता के ब्रोकर्स को दे दी और उन्होंने इस पर मोटा मुनाफा कमा लिया। ये खेल चला जनवरी 2021 से लेके पिछले साल यानी जून 2023 तक, मतलब करीब-करीब 2.5 साल तक ये खेल चलता रहा जब सेबी ने पकड़ लिया। सेबी ने कैसे पकड़ा? सेबी को पैटर्न दिखा कि जो ऑर्डर अमेरिका का फंड हाउस दे रहा है, वही ऑर्डर कलकत्ता के जो ब्रोकर्स है वो उसको पहले से ही एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। फिर सेबी ने जब जांच की तो पता चला कि केतन पारीख के पास 12 मोबाइल नंबर थे और इन 12 मोबाइल नंबर से वो व्हाट्सएप पर चैट करते थे। जो कलकत्ता की पार्टी थी, उन्होंने जो केतन का नाम अलग-अलग नाम से उनको सेव करके रखा था, उसमें जैसे उनका नाम था कहीं जैक, जैक न्यू, बॉस, भाई, इन नाम से केतन के नंबर उन्होंने सेव कर रखे थे। केतन के पास जब रोहित से जानकारी आती थी, वो कोलकाता के ब्रोकर्स को देते थे और वो फिर अपने सौदे करते थे। इस तरह से ये खेल चल रहा था जो कि गैर कानूनी है। सेबी के जो कानून के हिसाब से ये गलत था। तो ये खेल पकड़ा गया और सेबी ने अब ये आदेश दिया है कि इस पूरे जो कारोबार है उससे 65 करोड़ या 66 करोड़ का जो लगभग फायदा हुआ है उसको जब्त कर लिया जाए। केतन पारीख के जो खाते हैं वो भी जब्त कर लिए जाए और जो बाकी लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। रोहित सालगांवकर पे भी कार्रवाई हो रही है, केतन पर भी हो रही है और जो कलकत्ता के ब्रोकर्स की है उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि केतन पारीख बाज नहीं आ रहे हैं। 25 साल पहले जब उनका खेल शुरू हुआ था, पकड़े गए, एक बार पकड़े गए, दूसरी बार पकड़े गए और अब वापस तीसरी बार वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं हमको सेबी की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने बाज़ार में एक घोटाला बड़ा होने से बचा लिया है कि जो फ्रंट रनिंग हो रही थी, जो कि कलकत्ता के ब्रोकर जिसका फ़ायदा उठा रहे थे, उसको कहीं न कहीं लगाम लगा दी है, उसको कहीं न कहीं रोक दिया है। तो हिसाब-किताब में आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ, अगर आपके सवाल है जिसको हम जवाब देते हैं, सवाल पूछिए, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे या आगे के एपिसोड में लेंगे। एक बार फिर से हिसाब-किताब देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।